दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध कहानीकार निदा आर निदा की लोकप्रिय कहानी तुम अगर साथ देने का वादा करो। और इस कहानी के प्रथम भाग में अब तक आपने सुना कि अबीर अपनी बहन आलिया को शॉपिंग कराने के लिए शॉपिंग मॉल में घुसा ही था कि एक आवाज अस्सलाम अलैकुम को सुनकर वह पलटा था। अब आगे। वालेकुम अस्सलाम कशफ, तुम यहां कैसे? वह उसे यहां देखकर हैरान हुआ था। मैं यहां अपनी फ्रेंड के साथ आई हूं, उसे कुछ शॉपिंग करनी है। वह आलिया की तरफ देखते हुए बोली। ओह अच्छा, मुझे लगा शायद कशिश के साथ हो। एनीवे, मीट माई लवली सिस्टर आलिया। वह उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला। कशफ ने आलिया से हाथ मिलाया और फॉर्मल सी बातों के बाद वह दोबारा अबीर से मुखातिब हुई। बच्चों के साथ कैसे आ सकती थी मैं? वो तो ऑफिस के लिए निकल गई थी। क्या? लेकिन क्यों? आपको नहीं पता? लेकिन वो तो कह रही थी कि बहुत जरूरी काम है, अभी जाना जरूरी है। उसने हैरानी से बोला। ओह अरे हाँ यार, मुझे भी ऑफिस पहुंचना था, मीटिंग थी जरूरी। वह याद करते हुए बोला। हालांकि वह सोच रहा था कि काम तो कुछ है नहीं, फिर कशिश ने ऐसा क्यों कहा। कशफ कहां हो, जल्दी आओ ना। उसकी सहेली ने आवाज लगाई तो वह माजरत करती हुई चली गई। और कुछ लेना है मेरे आका? अबीर ने आलिया को छेड़ा। नहीं, चलिए, पता है मुझे, ऑफिस जाना है आपने अब। वह मुंह बना रही थी। काम है यार, बट डोंट वरी, तुम्हें घर छोड़कर जाऊंगा। कशिश आओ, मैं ड्रॉप कर देता हूं। वह ऑफिस से निकलकर स्टैंड की तरफ जा रही थी जब अबीर ने कार उसके पास रोकी थी। अचानक होने वाले इस इंसिडेंट से वह उछल पड़ी थी। फिर उसने खुद पर काबू पाया। नहीं सर, थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अबीर जो ऑफिस नहीं गया था बल्कि ऑफ टाइम पर बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था, हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, आ जाओ। वह कतई उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। आज सुबह वापसी के वक्त उसने जो रंग उसकी आंखों में महसूस किए थे, वह नहीं चाहती थी कि उन रंगों के एहसासों को अल्फाज मिल जाएं। सर प्लीज, आप फोन पर बात कर लीजिएगा। फाइन, इफ यू हैव प्रॉब्लम देन वी विल टॉक इन ऑफिस टुमारो, बट इट विल टेक टाइम। उसका मूड बिगड़ने लगा था। कशिश नहीं चाहती थी कि ऑफिस में कोई बात वह उसके कैबिन में जाकर देर तक करे। आज ऑफिस में चंद सुगबुगाहटें उसने सुनी थी कि अबीर उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है और वह इस तरह की अफवाहों से बचना चाहती थी। इसलिए दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। अबीर ने कार आगे बढ़ा दी थी। जी बताइए, क्या जरूरी बात थी? वह एकदम मुद्दे पर आ गई थी। तुम आज ऑफिस क्यों गई, जबकि मैंने तुम्हें ऑफ लेने के लिए कहा था? उसने उसकी तरफ देखा जिसकी आंखें रात को जागने की वजह से गुलाबी हो रही थी और वह आसमानी दुपट्टे में लिपटी हुई, थोड़ी परेशान और झुंझलाई हुई उसके पास बैठी थी। उसने एक गहरी सांस भरी। जब भी कोई लड़की आउट स्टेशन जाती है और वहां नाइट स्टे करती है तो ऑफिस में अफवाह रहती है कि वह जिसके साथ गई थी उसके साथ ही रात। मैं इस तरह की बातें अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर आज मैं ऑफिस नहीं आती तो सबको यही लगता कि मैंने वहां स्टे किया था, इसलिए मैं नहीं आई। बस यही रीजन था। उसने सर झुकाए हुए ही जवाब दिया। और कौन लोग हैं जो ऐसा कहते हैं?
वह गुस्से से बोला, मैं नहीं जानती, शायद हर किसी के लिए ऐसे लोग अलग होते हैं, लेकिन सबके लिए कोई ना कोई जरूर होता है। तो तुम उन्हें जवाब दे सकती हो। शायद आपने सुना हो कि मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जुबान नहीं। ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों की कोई शक्ल नहीं होती, बस बातें होती हैं। उसके लहजे में एक अनजाना सा खौफ झलक रहा था। तो क्या तुम इन बातों से डरती हो? जी, मैं बहुत डरती हूं। अगर ऐसी कोई बदनामी हुई तो मेरी फैमिली के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। वह कतई अंदाज में बोली। बस सर, मुझे यहीं उतरना है। आपका मेरे घर तक आना मोहल्ले की नजरों में खटकेगा, तो प्लीज। उसकी बात ने अबीर को एहसास दिलाया था कि मिडिल क्लास में लड़कियों को कितना कुछ झेलना पड़ता है। उसने औलिया पर कभी कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई थी। बस जो भी है वो सच उसे हर हाल में घर बताना था, और बाकी सब वह खुद देख लेगा। उसके जाने तक वह वहीं खड़ा उसे देखता रहा, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। आलिया, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है और मैं ये दिन बस तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूं। तुम आओगे ना? जमशेद ने उसका हाथ थामे हुए बड़े प्यार से पूछा। अकेले क्यों? हम सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और खूब धमाल मचाएंगे। वह बच्चों की तरह खुशी से बोली। क्या यार, मुझे नहीं मनाना सबके साथ? मेरा ये खास दिन बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे पास रहना चाहता हूं, हर पल हर लम्हा। और तुम हो कि प्लीज समझो ना, आई लव यू। और फिर ये तुम्हारा फाइनल ईयर है, क्या पता फिर कब ये वक्त मिले। वह गुस्से से बोलते बोलते फिर मोहब्बत पर आ गया था। हाँ, ये तो है। तो ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन अब मुझे जाना है। मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है और मैं लेट हो रही हूं। वह मुस्कुराते हुए बोली। जाने से पहले कुछ तो ख्याल करो। सुनो ना, आई वाना किस यू प्लीज। वह उसे बाहों में भरने लगा। ओ प्लीज जिमी, तुम्हें पता है ना मुझे शादी से पहले ये सब पसंद नहीं। मैं अपने घर वालों का सर झुकाने का कोई काम नहीं कर सकती। और तुम भी प्लीज अब जल्दी घर आ जाओ और मेरे घर वालों स्पेशली भाई से मिल लो। वह थोड़ी सी नाराजगी से उससे बोली थी। जमशेद से उसकी मुलाकात एक एक्सीडेंट के दौरान हुई थी, जिसमें उसकी कार से टक्कर लगने पर वह बाइक से गिरकर जख्मी हो गया था। पहले जान पहचान, फिर फ्रेंडशिप और फिर प्यार, इतना जल्दी सब कुछ हुआ था। वह उससे शादी के सपने संजोए हुए थी। जमशेद ने उसे बताया था कि वह यहां पीजी में रहता है, फैमिली दूसरे शहर में है। उसके कुछ दोस्त भी थे, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। वह अब कॉलेज के बाद अक्सर उससे मिलती थी। बस जब भी वह शादी की बात करती तो जमशेद उसे फैमिली को मनाने में थोड़ा टाइम लगेगा कहकर मना लिया करता था। मैं तो खुद चाहता हूं कि जल्दी से हमारी शादी हो जाए और फिर हम दोनों के बीच के फासले मिट जाएं, लेकिन लगता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। ऐसा भी क्या मांग लिया मैंने? जाओ तुम अपनी पार्टी में। वह बेहद नाराज हो गया था। सॉरी जिम्मी, प्लीज नाराज मत हो, प्लीज ना। अगले हफ्ते हम पूरे दिन साथ रहेंगे बस। वह उसे मनाने लगी और वह जल्दी ही मान गया। आलिया उसके बारे में घर पर बताना चाहती थी, लेकिन वह हर बार उसे ये कहकर मना कर देता कि वह पहले अपने घर वालों से बात कर ले, उन्हें तैयार कर ले, तब वह खुद उनके घर बात करने आएगा। और वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी।
उसे अब अबीर की निगाहों से डर लगने लगा था। वह खुद तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी नजरें बहुत कुछ बोलती थी। उसकी सिक्स्थ सेंस उसे बार बार वार्न कर रही थी, और वह भी उसके कुछ कहने से पहले दूर चले जाना चाहती थी। उसने सोचा जैसे ही उसे जॉब मिलेगी वह इस नौकरी को छोड़ देगी, लेकिन दिल में वह यह भी जानती थी कि यह इस परेशानी का हल नहीं है। अबीर को अब उसे देखने की ऐसी आदत और चाहत हो गई थी कि वह जो अक्सर ऑफिस से जल्दी चला जाता था, अब उसके निकलने तक वहीं रहता था। उसने चचा के यहां जाना भी कम कर दिया था, जिसकी उन्हें काफी शिकायत रहती थी। वह अपनी बेटी समीना से उसका निकाह करना चाहते थे और ढके छुपे लफ्जों में कह भी चुके थे। उसने भी उसी अंदाज में उन्हें सहूलियत से इनकार कर दिया था, लेकिन वह पीछा छोड़ने वालों में से नहीं थे और उसे घर बुलाकर समीना को उसके करीब करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वह अब उनसे कटने लगा था। उसका दिल यूं भी उससे बगावत कर चुका था और उसने अपने दिल से ये हार कबूल कर ली थी। बस अब वह मौका ढूंढ रहा था कशिश से इजहार करने का, और वह थी कि उससे दूर दूर रहती थी। कशिश, मैंने तुम्हें एक मेल की है, उसमें एक फॉर्मेट है, उसमें डाटा फिल करके देना है आज ही। उसने इंटरकॉम पर उसे फरमान सुनाकर रिसीवर रख दिया। उसके होठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट थी। कशिश ने चेक किया तो ये काफी टाइम टेकिंग था। लास्ट 3 इयर्स की टर्नओवर, प्रॉफिट लिक्विड रेशियो, लोन्स, एम्प्लॉयज और काफी सारे क्लाइंट्स के नाम और बिजनेस में उनका रेशियो, सभी कुछ था। अब जबकि सबके जाने का टाइम हो रहा था, वह इस काम पर पहली दफा झुंझला गई थी। वह जितना चाहती थी कि अकेले में उसके सामने ना पड़े, उतना ही सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे थे। वह मन ही मन उसे सुनाती हुई काम पर लग गई थी। मैडम, क्या हुआ, चलना नहीं है? समीर सर ने उसे काम में लगे देखकर निकलते हुए पूछा। नहीं सर, ये फॉर्मेट आज ही भेजना है, उसने अफसुर्दा लहजे में कहा। ओके मैडम, बाय, वह कहते हुए निकल गए। धीरे धीरे करके पूरा ऑफिस ही खाली हो गया था। लास्ट में मोहित और अश्विन को निकलते देखकर वह आधे फिल हुए फॉर्मेट को मेल करके उठ खड़ी हुई। ये क्या है कशिश, आधा काम? सर प्लीज, अगर लेंथी काम होता है तो थोड़ा पहले बता दिया कीजिए, मैं और नहीं रुक सकती। मैंने जरूरी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है, बाकी नॉर्मल है, आप प्लीज कर लीजिएगा। वह बैग उठाकर जाने के लिए खड़ी हो गई। ओके, मुझे बस बता दो थोड़ा कि क्या और फिल करना है। बट सर, मैं सिस्टम ऑफ कर चुके हूं। मेरे लैपटॉप में बता दो, आ जाओ 1 मिनट, वह कैबिन की तरफ जाते हुए बोला। वह दिल ही दिल में भुनती हुई उसके पीछे चल दी थी। कैबिन का दरवाजा खोलकर उसने उसे आने के लिए कहा। वह अंदर आ गई। अभी वह लैपटॉप की तरफ देख ही रही थी कि उसने डोर लॉक कर दिया। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। आपने डोर लॉक क्यों किया? मुझे घर जाना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। आप दरवाजा खोलिए, मुझे जाना है। जहन में बंद दरवाजा बजने लगा था उसके। बैठो, कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाने दीजिए मुझे। वह बस जाना चाहती थी। अपने डर को उसने काबू कर लिया था। ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, बैठ जाओ या फिर चिल्लाने का अपना शौक पूरा कर लो। एक तो ऑफिस खाली है और दूसरा ये कैबिन साउंड प्रूफ है। मुझे बस बात करनी है, फिर मैं खुद तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उसके ठहरे हुए अंदाज और गंभीर लहजे पर वह ठिठक गई थी।
जल्दी कहिए सर, मुझे लेट हो रहा है। वह ठहर तो गई लेकिन बैठी नहीं। उसने गहरी नजरों से उसे देखा। गे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी काली आंखें उसका चैन व करार लूट चुकी थी। सादे कॉटन के व्हाइट सूट में वह बहुत मासूम लग रही थी। उसे बेसकून करके वह खुद बड़े आराम से थी। वह यूं ही किसी पर फिदा हो जाने वाला नहीं था। उसकी सूरत से ज्यादा उसकी सीरत ने, उसके कैरेक्टर ने उसे मुतासिर किया था। पिछले 1 साल 7 महीनों से वह उसकी निगाहों के घेरे में थी। उसका दिल वह कब लौट के ले गई उसे खबर ही ना हुई थी, और जब पता चला तब तक वह पूरी तरह सरेंडर कर चुका था। उसकी चाहत छलकाती नजरों से वह बहुत ऑड फील कर रही थी, और सच तो यह था कि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने एहसासों को लफ्जों में ढाले। उसके दिल में किसी के लिए एहसास जगे ही नहीं कभी। वह उसकी इज्जत तो करती थी लेकिन मोहब्बत नहीं। इस जज्बे पर उसे यकीन ही नहीं था। कशिश, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसके जज्बे निगाहों से जाहिर थे। वह जैसे फ्रीज हो गई थी। जिससे बचना चाहती थी वह लम्हा आ चुका था। उसने आंखें बंद कर ली और खुद से कहा कि बस कुछ गलत मत करना। मैं जाऊं अब? आंखें खोलकर उसने पूछा। मुझे तुमने कोई जवाब नहीं दिया। वह हैरान था। आपने कोई सवाल नहीं किया कि मैं जवाब दूं? वह धीरे से बोली। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। नहीं। कशिश का लहजा सपाट था। क्यों? आपको यह बताना मैं जरूरी नहीं समझती। बस मुझे शादी नहीं करनी। वह कतई मुकर रही थी। तुम्हारे समझने से क्या होता है? मुझे वजह जाननी है। बताओ। बिना बताए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वह तिल मिला गया था। उसके बिगड़े तेवर देखकर वह सहम गई थी। वह अकेली थी, एक नाजुक और कमजोर लड़की, और वह एक ताकतवर लंबा चौड़ा मर्द। उसके सामने उसकी कोई भी साथ नहीं थी। यहां इस वक्त उसकी आवाज सुनने वाला भी कोई न था। उसके इनकार से वह किस हद तक जाएगा वह खुद नहीं जानती थी। उसे मर्दों पर जरा बराबर एतमाद न था। मैं बता नहीं सकती। प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। उसकी आंखें बरसने को तैयार थी। कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगा। तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लूंगा मैं। बस तुम वजह बताओ। वह बदस्तूर उसे टीज कर रहा था। मम्मी पापा, मेरे अम्मी और बाबा अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह तो पहले ही रोने के लिए तैयार थी, अब और भी रोमांसी हो गई थी। ओह, आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं था, लेकिन वजह तो बताओ। अम्मी और बाबा के बाद मेरी बहन और भाई मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। उसने निगाहें चुराते हुए कहा। बस इतनी सी बात? शादी के बाद वो हमारे साथ रहेंगे और उन्हें भी तुम्हारी तरह मम्मी और पापा का प्यार और हिफाजत दोनों मिलेंगी। आप बस कीजिए। आप जानते ही क्या है मेरे बारे में। मेरा एक माजी है और मुझे माजी के जख्मों को उधेड़ने पर मजबूर मत कीजिए। वह उसकी बात काटते हुए तेज लहजे में बोली। शौर्य, वही ना? उसने तुम्हें धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली, और तुम अभी तक उसकी मोहब्बत को सीने से लगाए हो? वह हंसा। उसकी हंसी उसके कानों में नश्तर की तरह चुभी थी। चेहरा गुस्से और जब्त से लाल हो गया था। कोई नहीं है वो मेरा, और किसी से मोहब्बत नहीं की मैंने।
नहीं कर सकती मोहब्बत, नहीं जगता कोई एहसास मेरे सीने में सिवाय नफरत के। वह रो पड़ी थी। अबीर सक पका गया था। ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी उसे। अरे प्लीज कशिश, प्लीज डोंट क्राई। ओके चलो, मुझे नहीं जानना कुछ, बट प्लीज रो मत। वह उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। चंद मिनटों बाद वह चेहरा साफ करते हुए उठ गई थी। अबीर ने बिना कुछ कहे गेट खोल दिया था और वह बिजली की तेजी से बैग और मोबाइल उठाकर बाहर निकल गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद ऑफिस जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दिल ही दिल में उसने एक फैसला कर लिया था। वह बेदिली से तैयार होकर मजबूत कदमों से ऑफिस के लिए निकल गई थी। कशिश, मेघा जो कि एचआर डिपार्टमेंट से थी और अबीर के कैबिन में गई हुई थी, उसने बाहर आकर कशिश को बोला, 1 मिनट के लिए आना प्लीज। वह अभी भी कैबिन के बाहर खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और खड़ी होकर चल दी। आ जाओ, सर बुला रहे हैं। उसने उसे भी अंदर बुला लिया था। अबीर ने, जो कि अंदर बैठने के बजाय टहल रहा था, उसकी तरफ देखा। मेघा अपनी डायरी और पेन लेकर बाहर निकल गई थी। अबीर चलते हुए दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया था। ये क्या मेल डाली है तुमने? उसके लहजे में संजीदगी और नाराजगी दोनों थी। मेरी रेजिग्नेशन मेल है सर, मैं ये जॉब छोड़ रही हूं। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। आते ही उसने पहला काम यही किया था और समीर सर, जो कि उसके सीनियर थे, उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बोला। फिर मेघा ने उससे बात की थी, लेकिन वह हर बात से इनकारी थी। पर्सनल प्रॉब्लम का हवाला देकर वह यहां से जाना चाहती थी, सो उसने वही किया था। मेघा ने अबीर से बात की और नतीजतन वह उसके सामने थी, जो कि वह जानती थी कि ऐसा होगा। क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें ऐसा करना है? उसकी तीखी नजरें उस पर थी और वह दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था, मानो उसे जाने से रोक रहा हो। इट्स समथिंग पर्सनल। वह उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। और ये पर्सनल अगर कल वाली बात है तो बेहतर है कि उसकी वजह से जॉब मत छोड़ो। उसकी बात सुनकर भी वह चुप खड़ी हुई थी। वह कोई बात दोहराना नहीं चाहती थी। तुम्हें लगता है तुम यहां से जाओगी और मुझसे पीछा छूट जाएगा? वह उसे उकसा रहा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम ये ऑफिस तो क्या, ये शहर, ये मुल्क भी छोड़ दोगी तो भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। वह उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसने झुकी पलकें उठाई थी। वह बिल्कुल उसके सामने था, बहुत करीब। नजरें टकराई और वह घबराकर चंद कदम पीछे हट गई। मेरी मोहब्बत से इतना गुरेज क्यों है तुम्हें? उसने थोड़ी नरमी इख्तियार की। मुझे आपकी मोहब्बत से नहीं, बल्कि मोहब्बत से ही गुरेज है। आप इसे अपने पर ना ले जाएं। और आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, बस मैं नजरों के सामने हूं तो आपको ऐसा लगता है। जब मैं नहीं होंगी यहां तो मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। उसने धीमे लहजे में कहा। फिर तो प्यार के बारे में कुछ नहीं पता? दूरियों से प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता। किस बेवकूफ ने ऐसा कहा है तुम्हें? वह चिढ़ गया था और झोंक में उसकी ओर बढ़ा। सर, वह उसे अपनी तरफ बढ़ता देख और पीछे हटने लगी और पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। वह उसके सामने था फिर से और वह डरी हुई निगाहों से उसे देख रही थी। पता नहीं क्यों ये खौफ, ये डर उसकी नस नस में समाया हुआ था। वह इस डर से आजाद ही न हो पाती थी। बोलो, कौन कहता है मेरी मोहब्बत खत्म हो जाएगी?
उसने उसके इर्द गिर्द हाथ रख दिए थे। सर आप प्लीज पीछे हटिए। आगे बढ़ने के बाद मोहब्बत में पीछे नहीं हटा जाता, वह उसी तरह खड़ा रहा। कोई आ गया तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं बदनामी का दाग दामन पर जरूर ले जाऊंगी, उसने भीगे लहजे में कहा। वह थोड़ा पीछे हुआ और वह मौका गनीमत जानकर दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ी कि अबीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। अभी बात पूरी नहीं हुई, कल की तरह अधूरे में मत छोड़ो। उसकी बातें दो मानी हो रही थी। उसने हाथ छुड़ाया और उसकी ओर पलटी। क्यों क्यों मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? तुम्हारी खूबसूरती से इंप्रेस होकर हरगिज नहीं, मुझे तुम्हारे कैरेक्टर ने अपना बनाया है। वह उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया और जवाब में उसकी तंजिया मुस्कुराहट ने उसके माथे पर बल डाल दिए थे। जब मेरे कैरेक्टर के बारे में सच जानेंगे तो मोहब्बत इनायत सब भक से उड़ जाएगी। मुझे उसकी जरूरत नहीं। किसी इंसान को पहचानने में मैं वक्ती तौर पर धोखा खा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ वक्ती मुलाकात नहीं है। वह आराम से जब्त के साथ बोला। बस इससे ज्यादा बता नहीं सकती और यहां रुक भी नहीं सकती। वह उसे तपा गई थी। ठीक है, अपना 45 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करो और एक न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट करके उसे सारा काम समझाकर हैंड ओवर करो। नाउ यू कैन गो। वह गुस्से से कहकर अपनी चेयर पर आ गया था। आलिया बेटा, क्या बात है? तुम इतनी गुमसुम और खोई खोई क्यों हो? अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए हैं। कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। रेहाना बेगम आलिया का हाथ थामे हुए मोहब्बत से बोल रही थी। पिछले 1.5 माह से वह बड़ी खोई खोई थी, न किसी से बोलती थी, न ढंग से खा पी रही थी। कोई कुछ पूछे तो एग्जाम का बहाना बना देती थी। कुछ तो था जो वह सबसे छुपा रही थी। नहीं मम्मी, कोई बात नहीं है। मैं तेरी मां हूं, मुझसे मत छुपा। जो भी परेशानी है एक बार बता तो सही, मैं सब ठीक कर दूंगी। और अगर मुझ पे यकीन नहीं तो तेरे पापा और भाई हैं, तुझ पर जान छिड़कते हैं। वो तुझे परेशान नहीं देख सकते। बता मेरी बच्ची, क्या बात है? वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम थी। कुछ नहीं है मम्मी, आप परेशान मत होइए। और जाइए, अब आप मुझे मार्केट जाना है, रेणु को भी पिक करना है। मैं तैयार हो जाऊं अब। वह उन्हें हटाने और भेजने की गरज से गुस्से में बोली। ठीक है, अब तू भी मुझसे ऐसे बात करेगी? चल जा, जहां जाना है। वह आंसू छुपाते हुए बाहर निकल गई। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो। आज मैं अपने सवालों के जवाब लेने जा रही हूं, अगर नहीं मिले तो आपको ही बताऊंगी। वह दरवाजा बंद करके रोते हुए बोली। हेलो, जी हां, बोल रहा हूं। क्या? आई एम कमिंग। अबीर बेहद तेजी के साथ ऑफिस से निकला था और चंद मिनटों में रैश ड्राइविंग करके वह हॉस्पिटल पहुंचा था। वह बेहोश थी, सर पर चोट लगी थी और बाएं हाथ और दाएं पैर पर भी पट्टियां थी। आलिया, आलिया क्या हुआ तुझे? शी इज ऑल राइट, वह बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। काशिफ? जी सर, मैं अभी ये दवाई के असर से नींद में है। आप आ जाइए, कुछ बात करनी है आपसे। काशिफ अब खुद भी डॉक्टर बनने वाला था। आज आलिया की कार का एक्सीडेंट हो गया था। अभी उसे काशिफ ने ही सीनियर की ऑब्जर्वेशन में ट्रीट किया था। सर, आपकी सिस्टर वैसे तो ठीक है, लेकिन इस एक्सीडेंट में उनका मिसकैरेज हो गया है। व्हाट? आर यू इन योर सेंसेस? क्या बोल रहे हो? आलिया की शादी नहीं हुई है अभी।
और वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उसने लम्हे भर में काशिफ का गिरेबान पकड़ लिया था। सर प्लीज, आई एम नॉट लाइंग। जो सच है मैं वही आपको बता रहा हूं, काशिफ ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। वह उसकी हालत समझ रहा था। ये कैसे कैसे हो सकता है? अबीर अपना सर पकड़कर बैठ गया था। सर, मैं समझ सकता हूं जो आप पर बीत रही है, लेकिन इस वक्त आपको हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। आलिया जी को आप कैसे संभालेंगे ये आपको देखना है, लेकिन वो जिस तरह से एक्सीडेंट के वक्त स्ट्रेस में थी, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि या तो वह नासमझी से में गलती कर बैठी है या फिर उनके साथ जबरदस्ती। आई एम सॉरी, लेकिन आप इन चीजों को ध्यान में रखें, क्योंकि इस वक्त आपके साथ और प्यार की उन्हें बहुत जरूरत होगी। वह उसके शाने पर हाथ रखकर समझाता हुआ बोला। काशिफ, ये बात, डोंट वरी सर, ये बात हमारे बीच ही रहेगी, कशिश को भी नहीं। जी मैं समझता हूं, आप बेफिक्र रहिए, ये बात किसी तीसरे के सामने नहीं आएगी। आलिया, अबीर उसके कमरे में दाखिल हुआ था। उसने एक नजर अबीर को देखा और फिर शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वह उसे कल ही घर ले आया था और उसे बोला था कि किसी को कुछ नहीं बताना है, वह खुद बात कर लेगा। लेकिन वह उससे जानना चाहता था कि सच क्या है। उस पर तो उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। आलिया, तबीयत कैसी है अब? कैसा फील कर रही हो? उसने उसके झुके हुए सर पर हाथ रखा। वह शर्मिंदगी और नदामत से जमीन में गड़ी जा रही थी। ये वह भाई था जिससे वह जी भर के नाज उठवाती थी, जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करना अपना फर्ज समझता था, जिसने उसे सगे भाई से ज्यादा मोहब्बत दी थी, जिसे उस पर बेहद भरोसा था। और उसने क्या किया उसके बारे में सोचा तक नहीं, और प्यार की पींगे बढ़ाती रही, अपने आप में मस्त रही। कभी नहीं सोचा कि उसे पता चला तो क्या होगा। लेकिन उसके साथ ये सब हो जाएगा, ये भी कहां सोचा था उसने। 20 बरस की उम्र में ही इतना सब सह लिया था उसने। अब जो उसने पूछा तो कह न पाई कि जमीन फटे और उसमें समा जाऊं, ऐसा फील कर रही हूं। लेकिन दिल पर बोझ इतना बढ़ गया था कि वह उसके कदमों से लिपट कर जारो कतार रो पड़ी थी। और अबीर अपनी नम आंखों से नमी पीछे धकेलते हुए उसके सर पर हाथ फेर रहा था। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने बहुत गलत किया है, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई है, मुझे मर जाने दीजिए भाई। मैं इस घर के और आप जैसे भाई की बहन कहलाने लायक नहीं हूं। वह बेतहासा रोते हुए बोल रही थी। उसने अपनी आंखों को खुश्क किया और उसके करीब फर्श पर बैठ गया। जो हुआ उसे जाने दे आली, लेकिन तू एक बार अपने इस भाई पर भरोसा तो करके देखती, मैं तेरे लिए कुछ भी करता। उसने बेहद नरमी से उसे कहा। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे कि समझ ही ना सकी सही और गलत। भाई, क्या मम्मी पापा को आपने बता? नहीं, उन्हें तो भूल कर भी मत बताना, वो सह नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे बता, कौन है वो? क्या ये सब तेरी मर्जी से या फिर कुछ और? आली बेटा, एक बार बता कौन है और कब ये सब? वह अपनी बात साफ तौर पर कह भी नहीं पा रहा था। उसका हाल रो रो के बेहाल था। भाई के साथ देने पर वह थोड़ा संभली थी। फिर उसने जमशेद के मिलने से लेकर उससे प्यार होने तक सब बता दिया। 2 महीने पहले उसका जन्मदिन था और उस दिन वह मुझे अपने मम्मी पापा से मिलाने ले जा रहा था, जो दूसरे शहर में रहते थे। मुझे उस पर अंधा एतबार था। मैं बिना कुछ सोचे उसके साथ चली गई और जब हम उसके घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उसने फोन किया तो बताया कि वो लोग 1 घंटे तक आ जाएंगे। हम अंदर चले गए थे।
उसने मुझे घर दिखाया और लास्ट में अपने कमरे में ले आया। फिर वह कोल्ड ड्रिंक और सैंडविच ले आया था। उसे खाने के कुछ देर बाद ही मेरी आंखें बंद होने लगी, मुझ पर बेहोशी तारी हो गई और जब मुझे होश आया तो इतना कहकर वह रोने लगी। अबीर ने उसे किसी तरह चुप कराया। बमुश्किल उसने अपनी सिसकियों पर काबू पाया और फिर आंसू साफ कर फिर से आगे बताने लगी। इतने दिनों से वह मुझसे मिला नहीं। मैंने उसके मोबाइल पर कई बार फोन किया लेकिन नंबर मौजूद नहीं था। उसके दोस्तों से कांटेक्ट किया तो पता चला कि वो उसके दोस्त नहीं थे, बस हाय हेलो थी। वो भी 2 लड़के उसी पीजी में रहते थे और वो दोनों लड़कियां उनकी गर्ल फ्रेंड्स थी। और यह कि वह 1.5 महीने पहले पीजी छोड़ चुका है। अब और कोई रास्ता नहीं था तो मैं उसके घर जा पहुंची। वहां जाकर मालूम हुआ कि 1 दिन के लिए वह घर किराए पर लिया था और वो लोग किसी जमशेद को नहीं जानते। जिस दिन मैं वहां गई थी उस दिन वो लोग पास के ही एक घर में रुके हुए थे। वह फिर आंसू बहाने लगी थी। उस दिन के बाद बस कल मेरी उससे बात हुई थी। एक अननोन नंबर से फोन आया था उसका। उसने कहा कि वह मुझसे अभी शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली कि आधी प्रॉपर्टी उसके नाम की जाए और दूसरी आप उसकी बहन से शादी कर लें। जब मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो उसने कहा कि यह बच्चा नाजायज है और वह इसे अपना नाम तभी देगा जब उसकी ये शर्तें पूरी हो जाएंगी। उसने बहुत पूछने पर भी अपना पता नहीं बताया और फोन काट दिया। तब से वो नंबर भी बंद है। इतना कहकर वह खामोशी से आंसू बहाने लगी। बस आलिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें एक सोची समझी साजिश का शिकार बनाया गया है। बस तुम मुझे एक बार बताओ, क्या तुम अब भी उससे शादी करना चाहती हो? वह हद दर्जा संजीदा था। नहीं, अब क्या कभी नहीं। वो कातिल है, मेरी मोहब्बत का, मेरे भरोसे का और मेरे बच्चे का। उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं उससे अब इतनी नफरत करती हूं कि उसकी जान ले लूं। बस अब सब मुझ पर छोड़ दो। उसकी कोई पिक है तुम्हारे पास? नहीं, उसने कभी नहीं फोटो खिंचाई। बस जैसा मैं कहूं वैसा करना। और वह उसे कुछ समझाने लगा। दरवाजे पर खड़े मजहर और रेहाना खामोशी से आंसू आंखों में भरे वापस लौट गए। आज उन्हें अपने बेटे पर नाज हो आया था और बेटी की फिक्र भी कम हो गई थी कि जिसका भाई ऐसा हो वह उसके लिए सब ठीक कर देगा। उसके जाने का वक्त नजदीक आ रहा था। एक नई लड़की अपॉइंट कर ली गई थी और कशिश सब कुछ उसे हैंडओवर करती जा रही थी। उसने इस बीच 2-3 इंटरव्यू दिए थे और एक जगह उसका सिलेक्शन भी हो गया था। पिछले 1 हफ्ते में अबीर 1 आध बार ही आया था और उसने उससे न कुछ कहा था और न ही कुछ पूछा था। उसे वह बहुत परेशान लगा था। वह चाहती थी कि उससे उसकी परेशानी का सबब पूछे, लेकिन किस नाते। उसने कशिश को बुलाया, चंद जरूरी काम दिए, नई लड़की छाया के बारे में पूछा और समीर सर को भेजने के लिए कहकर लैपटॉप पर झुक गया। आज उसकी बातों में परेशानी सी झलक रही थी। वह भी बाहर चली आई और समीर सर को अंदर भेज दिया, लेकिन बाहर आकर भी उसका काम में मन नहीं लगा। पिछले काफी अरसे से अबीर की बातें करने का अंदाज और आज जिस तरह वह बात कर रहा था बहुत अलग थे। उसके अंदर जाने ये कैसा एहसास बेदार हुआ चाहता था, लेकिन उसने खुद को जोरदार डांट लगाई थी। जिस सफर की कोई मंजिल ही नहीं, उसकी राह पर कदम रखने का कोई फायदा नहीं है। कोई भी ऐसी वैसी बात दिल में लाने से पहले यह सोच लेना
कि जब उसे सब कुछ इल्म हो जाएगा तो उसके रवैये में किस कदर बदलाव आ जाना है, तो बेहतर यही है कि तू अपनी औकात में रहे और ये टीनेजर्स की तरह ख्वाब सजाना छोड़ दे। क्योंकि जब ख्वाब टूटकर बिखरते हैं तो उनकी टूटी हुई किरचियां रूह को कैसी लहूलुहान करती हैं, ये अब तुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उसके दिमाग ने उसे चेता दिया था और वह फिर काम में लग गई थी। उसके चेहरे ने इस बीच कई रंग बदले थे जो छाया ने बगौर देखे थे। थोड़ी देर में ही वह निकल गया था। आज वह इतना परेशान था कि उसने कशिश को भी इग्नोर कर दिया था। अभी अभी आलिया का फोन आया था कि जमशेद का फोन फिर से आया था और उसने उसके कहे मुताबिक उसे सब चीजों के लिए हामी भर दी थी, आधी प्रॉपर्टी के लिए भी और उसकी शादी उसकी बहन से करने के लिए भी। और अब वह आज 5:30 बजे अपने अब्बू के साथ उनके घर आने वाला था, सारी बातें डिस्कस करने और पेपर्स तैयार करने के लिए डिटेल देने। उसने रास्ते में किसी को फोन किया था और जल्दी ही वह घर पहुंच गया था। तभी तकरीबन आधा घंटा था उन लोगों के आने में। वह आराम से बैठकर उनका इंतजार करने लगा और थोड़ी देर बाद जो लोग उसे आते हुए नजर आए, उसका दिमाग उन्हें देखकर भक से उड़ गया। ओहो, तो मेरा सोचना सही था, लेकिन ऐसा क्यों किया इन्होंने? अब इसका जवाब ये खुद देंगे। वह सोचता हुआ चौंकने का नाटक करता हुआ उठ खड़ा हुआ था। और दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले अंक में, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार।